नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर का और जो हमारी बॉयलर से जो स्टीम थी, वो हमारी इमरजेंसी स्टॉप वाल्व तक आ चुकी थी। अब हम आगे समझने वाले हैं कि टरबाइन का जो रोलिंग प्रोसीजर है, वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, किस तरीके से हमारा जो एक्चुएटर होता है, वो हमारा वर्क करता है। इसको समझने से पहले हम आपको एक बात ये बता दें, टरबाइन में जो वाल्व्स मैकेनिकल वाल्व लगे होते हैं, स्टीम को कंट्रोल रखने के लिए। वो हमारे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, जिसे हम टरबाइन गवर्निंग सिस्टम बोलते हैं। पहला होता है हमारा थ्रॉटल गवर्निंग सिस्टम, दूसरा होता है हमारा नोजल गवर्निंग सिस्टम और तीसरा होता है हमारा बाईपास गवर्निंग सिस्टम। और जो हमारा कंट्रोलर जो होता है, जो हमारे कंट्रोल ऑयल का यूज़ करके इन एक्चुएटर्स को ओपन या क्लोज़ करता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर। पहले के टाइम पे मैकेनिकल गवर्नर भी आते थे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल गवर्नर आए। उसके आज के टाइम पे जो लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले गवर्नर हैं, वो हैं हमारे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर। तो आइए अभी हम समझते हैं कि हमारे टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर में हमारा आरपीएम का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपने टरबाइन रोलिंग कर्व पे। तो जब टरबाइन को हम रोलिंग कराते हैं तो उसकी तीन कंडीशंस बनती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और वो टेम्परेचर होता है हमारी टरबाइन के केसिंग का। अगर हमारी टरबाइन के केसिंग का टेम्परेचर 150 डिग्री से कम है तो हमारी टरबाइन कंसीडर की जाएगी कोल्ड रोलिंग में। कोल्ड रोलिंग का मतलब हमारा लेस देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड हमारा जो वार्म रोलिंग होता है, वार्म रोलिंग में हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा होता है हमारा हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग जो होता है हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारा ज्यादा है केसिंग का टेम्परेचर तो उस कंडीशन में हमारी हॉट रोलिंग होगी। और रोलिंग कराने के लिए हमारे तीन प्रोसीजर होते हैं। पहला होता है हमारा मैनुअल मेथड, दूसरा होता है हमारा सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा होता है हमारा ऑटोमेटिक मेथड। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, जब भी हम टरबाइन को रन कराना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसे बैरिंग गियर आरपीएम से ले जाके मैक्सिमम आरपीएम तक उसे एक बार में ही पहुंचा दें। हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप में ही टरबाइन के आरपीएम को बढ़ाने पड़ते हैं और उसका रीजन भी होता है हमारा ये टेम्परेचर। जब हम मैनुअल मेथड की बात करते हैं तो हमारा जो मैनुअल व्हील स्टीम का होता है हम उसे धीरे धीरे ओपन करते हैं और धीरे धीरे हम उसे अपने रेटेड आरपीएम तक ले जाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, पहले हम मैनुअली उसे 1000 आरपीएम तक ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से कंट्रोलर अपना काम स्टार्ट करेगा और हमारी टरबाइन को रेटेड आरपीएम तक लेके जाएगा। और जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक मेथड की तो वो क्या करेगा, हमारा बैरिंग गियर आरपीएम से लेकर हमारे रेटेड आरपीएम तक पहुंचाने का काम हमारा टोटली कंट्रोलर का होगा। जब हमारे सारे पैरामीटर सब कुछ हेल्दी होंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टरबाइन का गवर्नर है, चाहे वो वुडवर्ड हो, हैंसमैन हो या हम सीमेंस की पीएलसी या किसी भी अदर मेक की पीएलसी को यूज कर रहे हैं, तो वहां से हम उसे स्टार्ट की कमांड देंगे। जैसे ही हम वहां पे स्टार्ट की कमांड देंगे तो हमारा जो एचपी एक्चुएटर एलपी एक्चुएटर है वो धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो ओपन होंगे तो हमारी टरबाइन की आरपीएम इंक्रीज होने लगेंगे। उसके अंदर जो स्टीम जा रही है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और धीरे धीरे हमारा प्रेशर भी राइज करने लगेगा। बट जैसे ही हमारी टरबाइन 1000 आरपीएम पे पहुंचेगी वो उसको होल्ड करके रखेगी। मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमने 30 मिनट का होल्ड ले लिया। 30 मिनट का होल्ड क्यों लिया, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि हमारा कोई भी हॉट सब्सटेंस अगर हम किसी कोल्डर बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस बॉडी को चार्ज करना होगा। तो उस लाइन को, उस बॉडी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी ड्रेन लाइन खोलेंगे। उसके बाद हम उसे बाईपास के थ्रू स्टीम देंगे या फिर हम उसे 5-10% अपना वॉल मैनुअली ओपन करेंगे। उसके बाद हम उस लाइन को चार्ज करेंगे। तो सेम वही काम यहाँ पर हमें टरबाइन के साथ भी करना है। वहां पे जो हम ड्रेन लाइन खोलते थे, यहाँ पे हमने कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बना लिया, उसकी प्लेस पे हमने स्टीम को प्रोवाइड कराया, 1000 आरपीएम तक ले गए। तो अब क्या है, जो हमारी टरबाइन के अंदर जो स्टीम गई है वो हमारे रोटर को, हमारे स्टेटर पे थर्मल एक्सपेंशन करेगी। जब भी हम किसी को कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो वो थर्मली एक्सपेंड होता है। तो वो टाइम हम यहाँ पर देंगे ताकि हमारी टरबाइन का रोटर किसी भी एक्सेस टेम्परेचर की वजह से, उसके ब्लेड्स हैं, उसके स्टेशनरी ब्लेड्स हैं, कुछ भी हमारा डैमेज ना हो। तो जो स्टार्टिंग में हमें स्टीम का टेम्परेचर हमें इनलेट पे 135 मिल रहा था वो धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट करेगा और 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारा धीरे धीरे हमारा जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज राइज करने लगेगा।
अब हमारी टरबाइन आधे घंटे के बाद हमारा एक्चुएटर जो है उसे फिर से एक रन कमांड देगा, तो वो हमारी टरबाइन को 3000 आरपीएम तक ले जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा 20 आरपीएम पर सेकंड चल रहा था, यहाँ पे आ गया हमारा 10 आरपीएम पर सेकंड, यहाँ पे हमारा होगी 100 आरपीएम प्लस 100 आरपीएम पर सेकंड। अब यहाँ पे हमारी 10 आरपीएम से चल रही थी, यहाँ पे हमने 100 आरपीएम क्यों कर दी है? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हमारे क्रिटिकल स्पीड का। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्रिटिकल स्पीड क्या होती है। तो दोस्तों हर एक मटेरियल की कुछ ना कुछ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जब हमारी टरबाइन 3000 से 3300 आरपीएम के बीच में होगी, तो वहां पे जो हमारा रोटर का जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे टरबाइन के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, हमें हाई वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो उन हाई वाइब्रेशंस को अगर हमने ज्यादा देर के लिए सस्टेन किया तो हमारी टरबाइन जो है वो डैमेज भी हो सकती है और टरबाइन हमारी फेल्युअर भी हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम इसके आरपीएम इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हमारी टरबाइन फिर से कुछ होल्ड टाइम लेगी। होल्ड टाइम लेने के बाद ये हमारा 20 आरपीएम पर सेकंड से ये हमारा 10 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से हमारी टरबाइन रोलिंग करती रहेगी और हमारी टरबाइन को एक रेटेड आरपीएम तक पहुंचा देगी। अब जैसे मान लीजिए कोल्ड रोलिंग के केस में ये 30 मिनट था, वार्म रोलिंग के केस में ये हो सकता है 10 मिनट हो, और हॉट रोलिंग के केस में ये 5 मिनट ही होगा। इसी तरीके से ये वाला जो हमारा होल्ड टाइम है, ये मान लीजिए हमारा 20 मिनट का कोल्ड रोलिंग के केस में, 10 मिनट हमारे हो गए वार्म रोलिंग के केस में, और 3 मिनट हो गया हमारा हॉट रोलिंग के केस में। तो इस तरीके से हमारी टरबाइन जो होती है वो बेरिंग गियर आरपीएम से अपने रेटेड आरपीएम तक पहुंचती है। और जब वो अपने रेटेड आरपीएम तक पहुंच चुकी होगी तो वहां पे जो हमारे टरबाइन का ऑपरेटिंग प्रेशर है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर को भी अचीव कर लेगी। तो अभी हमारी टरबाइन जो है रेटेड आरपीएम तक पहुंच चुकी है। अभी हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा जिससे हम अपने पावर जनरेशन को स्टार्ट कर पाए। तो अभी हमारी टरबाइन अपने रेटेड आरपीएम पे पहुंच चुकी है, और जब टरबाइन हमारी बेरिंग गियर से रेटेड आरपीएम तक पहुंचती है तो उसकी बीच की जर्नी में जैसे ही हमारे टरबाइन के आरपीएम 315 से ज्यादा होते हैं, सबसे पहले हमारा ये जो बेरिंग गियर है ये हमारा डिसंगेज हो जाता है, ऑटोमेटिक डिसंगेज होता है। और जैसे ही हमारी टरबाइन के आरपीएम 1200 से ऊपर चलते हैं तो उस समय हमारा जो जैकिंग ऑयल पंप होता है जेओपी, जो कि हमारा 180 केजी के प्रेशर दे के हमारे टरबाइन के रोटर के शाफ्ट को लिफ्ट करता है, तो वो भी हमारा 1200 आरपीएम बढ़ते ही हमारा वो बंद हो जाता है। अब क्या है, हमारा टरबाइन नॉर्मल रेटेड आरपीएम पे हमारी रन कर रही है, सारे पैरामीटर्स हमारे हेल्दी हो चुके हैं। तो अब हमारी मेन जर्नी स्टार्ट होती है जनरेटर को चार्ज करने की, जनरेटर से पावर सप्लाई को रिसीव करने की। तो उसको भी हम कम शब्दों में बात कर लेते हैं। बाकी जब हम जनरेटर के ऊपर एक्साइटेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे तो हम डिटेल में बताएंगे कि जनरेटर किस तरीके से हमारा 11 केवी प्रोड्यूस करता है। तो अभी कम शब्दों में आपको हम बता देते हैं कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर हमारा एज ए सिंक्रोनस मोटर की तरह होता है, जिसमें हमारी फील्ड वाइंडिंग भी होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। लेकिन जनरेटर के केस में जो उसकी फिक्स हाउसिंग में जो हम वाइंडिंग करते हैं वो होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, और जो हमारी रोटर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसे बोलते हैं हम फील्ड वाइंडिंग। तो जब हम उसकी आर्मेचर वाइंडिंग को पावर सप्लाई दे रहे होते हैं, फिक्स जो हमारी केसिंग के ऊपर वाइंडिंग लगी हुई है, तो उसमें तो हम इजिली दे सकते हैं। लेकिन जब हमें रोटर में सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है तो वो थोड़ा सा हमारा क्रिटिकल केस हो जाता है। इसलिए रोटर में सप्लाई देने की, रोटर को एक्साइट करने के लिए हम 2 तरीके का सिस्टम यूज करते हैं। पहला होता है हमारा ब्रश एक्साइटेशन सिस्टम, दूसरा होता है हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। आजकल के टाइम पे हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम काम करता है। तो हम क्या करते हैं, ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू, जो कि हमारा एक प्लांट में आपने नाम सुना होगा एवीआर पैनल, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर पैनल की मदद से हम उसके रोटर वाइंडिंग में पावर सप्लाई को हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रोटर और स्टेटर दोनों की ही मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपस में एक दूसरे को कट करना स्टार्ट करती है, और वहां से हमारा धीरे धीरे पावर सप्लाई हमारा जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक बार टरबाइन जब हमारी होम लोड पे आ जाती है, जैसे मान लीजिए 2.7 मेगावाट हमारे हाउस का होम लोड है, तो अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जनरेटर का जो हमारा लोड सेट पॉइंट है उसे इंक्रीज करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारा 3 मेगावाट था, फिर हमने उसे 6 मेगावाट किया, 6 मेगावाट से हमने 10 मेगावाट पे ले गए, 10 मेगावाट से हमने 15 मेगावाट किया। मतलब अगर हमारी टरबाइन 27 मेगावाट की है तो ऐसा नहीं है कि हम
3 मेगावाट से सीधे डायरेक्ट 27 मेगावाट का सेट पॉइंट दे देंगे। हम उसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और तब हमारा जो जनरेटर होगा वो 11 केवी हमारा जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम अपने आगे जो हमारा ग्रिड सप्लाई होगी या हमारे प्लांट के लिए या हम जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहां पर उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस हमारी टरबाइन के स्टार्टअप प्रोसीजर की। टरबाइन के साथ साथ हम किस तरीके से जनरेटर को चार्ज करते हैं। तो अपनी हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि टरबाइन को हम शट डाउन कैसे करें। अभी तक तो हमने स्टार्टअप किया, अब हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि टरबाइन को सेफली शट डाउन किस तरीके से किया जाता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम टरबाइन शट डाउन प्रोसीजर को समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।